हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ PCS चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए एक और सेशन लेकर आया हूं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गदर पार्टी आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। इसके साथ साथ उस समय के जो तोसा मारू प्रकरण है और जो राजद्रोह अधिनियम 1911 उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। कमेंट करके जल्दी से बता दें कि आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। देखिए, स्टडी IQ का आरंभ PCS बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की शुरुआत जो है वो हो रही है 22 जुलाई से। तो 22 जुलाई से हमारा नया बैच आ रहा है। यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप याद रखिएगा MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर याद रखिएगा आप हरियाणा PSC की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं हरी लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इन बैचेस पर मिल जाएगा और इन बैचेस में आपको हमारी सभी पेड क्लासेस मिलेगी। पूरा कोर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी स्टडी IQ की जो फैकल्टी है, देखिए इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। एक तो शानदार फैकल्टी मिलती है, साथ साथ इसमें आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलती है, और सबसे अच्छी बात जो है इस स्टडी IQ के कोर्स की वो ये है कि यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जो ड्यूरेशन है हमारे बैच का, उसमें अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आपकी 100% फीस भी रिफंड कर दी जाती है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे और पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी दिल्ली दरबार 1911 की। तो आइए उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, दिल्ली दरबार 1911 के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बड़ा नाम नहीं दे सकते, पर मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन किस दिन हुआ? राजधानी परिवर्तन 1912। तो आप इसमें ये 1912 भी हमारा हो जाएगा क्योंकि 11 के बाद आता है 12। तो क्या है ये, याद रखिएगा। 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी भारत की राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। क्या बनाई गई? दिल्ली बनाई गई। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली किस दिन बनी थी, यानी राजधानी परिवर्तन किस तारीख को हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, जिससे आपको याद रहेगा कि जो कलकत्ता है, याद रखिए कलकत्ता भारत की राजधानी कब से कब तक रहता है? 1774 में से कैपिटल अनाउंस किया गया था और 1912 दिसंबर 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहा। 1912 तक। ठीक है। तो कलकत्ता राजधानी कब तक रहा था? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता को राजधानी घोषित किया गया था, जो कब तक? 1912 तक राजधानी रही और 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी बनी दिल्ली। लेकिन जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो बंगाल के क्रांतिकारी नाराज थे और जब इसी दिन 23 दिसंबर को जब वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बंगाल के क्रांतिकारियों ने बम फेंका। बंगाल के क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। बंगाल के क्रांतिकारियों ने क्या फेंका? बम फेंका। ठीक है। और हालांकि इसमें याद रखिएगा वो बच गए, यानी उनकी डेथ नहीं होती है और वो लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि हार्डिंग पर बम फेंका जाना, जो कि वायसरॉय था। ठीक है। तो हार्डिंग याद रखिएगा बच गया था। हार्डिंग क्या हुआ? हार्डिंग बच गया। और इसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं या जो मुख्य व्यक्ति हैं षड्यंत्रकर्ता जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, वो बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिनके नेतृत्व में हुआ। उनका नाम था रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, याद रखिएगा। तो रास बिहारी बोस और उनकी टीम के द्वारा जो है, याद रखिएगा, 1912 में 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका गया। लेकिन इस बम हमले में याद रखिएगा जो हार्डिंग है वो बच निकले और पुलिस ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस केस को जिस नाम से उस दिन रजिस्टर्ड किया गया था, इसे इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस।
वैसे हम ये क्रांतिकारी आंदोलन में भी पढ़ सकते थे। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ? 1912 में। ठीक है, इसके मेन अभियुक्त कौन है? मुख्य अभियुक्त। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त, मुख्य साजिशकर्ता हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इससे बचने के लिए जो है जापान भाग जाएंगे। किससे बचने के लिए? इस केस से बचने के लिए वो क्या है, गायब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे गायब होते हैं पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम आज़ाद हिंद पढ़ेंगे, आज़ाद हिंद फौज, तो वो याद रखिएगा हमको जापान में मिलेंगे। आपको एक और बात बता दूं, रास बिहारी बोस एक शिक्षक थे और रास बिहारी बोस ने क्या किया था, जब ये कांड हुआ तो वो जो है अपने घर लौटते हैं और दूसरे दिन इस घटना के विरोध में एक रैली निकाली थी जिससे शक उन पर ना जाए, लेकिन पुलिस छानबीन में उनका नाम आता है। और इस घटना की वजह से वसंत विश्वास, अवध बिहारी, बाल मुकुंद एवं मानिक चंद्र, ऐसे ही नाम था, कोई नाम अगर इधर उधर हो तो एक बार चेक कर लेना, आप लोग भी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, को फांसी दी गई। क्या दे दी गई? को फांसी दे दी गई थी। तो इन लोगों को किस केस में फांसी दी गई? जिसमें वसंत विश्वास का नाम इंपॉर्टेंट है, अवध बिहारी का नाम इंपॉर्टेंट, बाल मुकुंद का नाम इंपॉर्टेंट है। बस ये नाम थोड़ा सा याद चेक कर लेना, इनकी जगह पे कोई और तो नहीं है। तो ये घटना कहलाती है दिल्ली षड्यंत्र केस। मुझे उम्मीद है कि 11 के बाद 12 भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब 12 के बाद आता है 13। तो 13 में हम लोग चलते हैं। 13 में क्या होता है? 13 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, आइए इसको समझते हैं। 13 में आती है गदर पार्टी। गदर पार्टी याद रखिएगा, गदर पार्टी की जो मेन है वो 1 नवंबर 1913, हालांकि ये पहले ही औपचारिक रूप से बन चुकी थी, हम लोग इसकी बात करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना, या गदर पार्टी आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है, 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913। एक सेकंड, 1 मिनट। चलिए, इसका जो अन्य नाम है उसे बोलते थे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसी को याद रखिएगा, गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, इस पार्टी की स्थापना इस पार्टी की अगर कोई आज के बाद आपसे स्थापना पूछे कब और कहाँ हुई, तो आपको बताना है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। हालांकि देखिए पहले ही ये पार्टी बन चुकी थी, ये तो बाद में इसको ये डेट दी गई है। इस पार्टी के जो संस्थापक हैं को सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है, और कहते हैं इसमें सेंट फ्रांसिस्को में ही इसका मेन हेडक्वार्टर था, और इसके हेडक्वार्टर का नाम युगांतर आश्रम था। कभी ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्या नाम था? युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम जो बंगाल की एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी संस्था थी, उसी के नाम पर, क्रांतिकारी पत्रिका के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इस पार्टी के जो मेन संस्थापक हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, मेन पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम है
लाला हरदयाल। मेन आज के बाद कभी पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की है तो आपको बताना है लाला हरदयाल का नाम। लाला हरदयाल कौन थे? बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े समाजवादी हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम था, याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, सोहन सिंह भाकना। अगर हम बात करें तो ये तो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब इस पार्टी की स्थापना की, तो इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913 ही आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम बात करें इसके अन्य सदस्य, तो कुछ फेमस सदस्य हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। और ये गदर पार्टी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें आपको मिलेंगे भाई परमानंद, इसमें आपको मिलेंगे करतार सिंह सरावा, करतार सिंह सरावा, इसमें आपको मिलेंगे बरकतुल्ला, बरकतुल्ला, इसमें आपको मिलेंगे राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, इसमें आपको मिलेंगे रहीम हुसैन, इसमें आपको मिलेंगे सोहनलाल पाठक। मतलब बहुत सारे नाम हैं, मैं तो कुछ फेमस नाम लिख रहा हूँ। सोहनलाल पाठक, सोहनलाल पाठक। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ फेमस नाम हैं जो आगे चलकर हमको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो राजा महेंद्र प्रताप हैं, बरकतुल्ला हैं, करतार सिंह सरावा हैं, रहीम हुसैन हैं, ठीक है, तो परमानंद है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आगे किसी ना किसी आंदोलन या किसी ना किसी घटना को अंजाम दिया है। आइए हम लोग समझते हैं। ये जो गदर पार्टी है, इस गदर पार्टी की जो मुख्य पत्रिका है गदर पार्टी की जो मुख्य पत्रिका है, याद रखिएगा, इसका नाम था, मुख्य पत्रिका या पत्र है, इसका नाम था गदर। और गदर 6 भाषाओं में निकलती थी। कितनी? 6 भाषाओं में। लेकिन इसका जो पहला संस्करण है वो उर्दू में निकला था। इसके अलावा ये 6 भाषाओं में निकलती थी। कभी पूछा जाए तो प्रथम भाषा जो इसकी निकली थी पहली बार उर्दू में, और उसके बाद ये हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ऐसे करके टोटल 6 भाषाओं में ये पत्रिका निकलती थी, जिसमें याद रखिएगा पंजाबी, उर्दू, हिंदी, मराठी, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इस पार्टी के उद्देश्य, फिर मैं आपको इसकी कहानी थोड़ी सी समझाता हूँ। क्या उद्देश्य है इस संस्था का? देखिए, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संस्था थी। ध्यान से सुनिएगा, क्या थी? एक क्रांतिकारी संस्था थी। और इस क्रांतिकारी संस्था का जो मेन मोटिव है, क्या थी? गदर एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों, मुख्यतः इसमें पंजाबी थे, याद रखना, भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना भड़काना, और मुख्यतः इसमें किसको? सरदार पंजाबियों भावना भड़काना, ये इसका मोटिव था। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, अंग्रेज अधिकारियों की क्या करना? हत्या करना। और क्रांतिकारियों को, मेन इसका था क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना, क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना, हथियार उपलब्ध कराना। तो ये इस संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव था। आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संस्था थी और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। हालांकि इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले हो चुकी थी, 1913 में। अभी गदर पार्टी किसने और कैसे शुरू की गई, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक बहुत ही शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो 1912 में जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका की जो एक फेमस यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में ये शिक्षक हो जाते हैं। और लोग इनसे बहुत प्रभावित थे, मतलब ये बहुत बुद्धिजीवी थे और इन्हें हिंदू ऋषि की संज्ञा दी गई है। अगर कोई आपसे पूछे किसे हिंदू ऋषि कहा गया है, हिंदू ऋषि मतलब बहुत विद्वान होने के कारण इन्हें हिंदू ऋषि की उपाधि दी गई है, हिंदू ऋषि कहा जाता है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जब वहाँ रहते थे तो उस समय कनाडा में और
अमेरिका में भारतीयों का, खासकर कनाडा वाले रीजन में भारतीयों के बहुत सारे गुट रहते थे, बहुत सारे भारतीय रहते थे, और इनका जो प्रयास था वो ये था कि भारत की आज़ादी के लिए हम संघर्ष करें। आपने एक बात सुनी होगी कि कनाडा में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और कनाडा में लोग बहुत पहले से रह रहे हैं। आज भी कनाडा की जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वो सिख है। उसका कारण ये है कि इसी समय कनाडा सरकार का एक नियम था, क्योंकि कनाडा बहुत बर्फीला क्षेत्र होता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता था। तो कनाडा सरकार ने नियम बना रखा था कि वो भारतीय या और भी लोगों को वो आएँ और कनाडा में आकर बसें, तो वो उनको मदद करती थी कनाडा सरकार। और इसी वजह से भारतीय लोग जो ब्रिटिश सेना में थे, पहले ब्रिटिश सेना से रिटायर्ड हो चुके थे, वो बहुत सारे भारतीय लोग कनाडा में जाकर बस गए थे। कनाडा का जो मेन एरिया है वहाँ पे बस गए थे। अब क्या होता है कि जब लाला हरदयाल पहुंचे तो उनकी मुलाकात होती है सोहन सिंह भाकना से। तो सोहन सिंह भाकना ने कहा कि भाई आपकी बोलने की क्षमता अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, क्यों ना आप यहाँ के भारतीयों को जो है एकत्रित करें। और इस प्रकार लाला हरदयाल ने एक पार्टी बनाई, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसको हम गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार लाला हरदयाल इसके संस्थापक, सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष बने। परमानंद, करतार सिंह सरावा, बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप, रहीम हुसैन, सोहन लाल पाठक आदि इसके मेंबर बने। इसके मेंबर में आप मैडम भीकाजी कामा का नाम भी लिख सकते हैं। मैडम भीकाजी कामा जो भारतीय क्रांति की माँ थी, भीकाजी कामा, हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। गदर पार्टी का मुख्य पत्र, पहला पत्र जो है, पहला जो संस्करण है वो उर्दू में निकला था। इसके बाद ये मराठी, हिंदी, गुजराती, ठीक है, और पंजाबी, इन सभी भाषाओं में निकलता था इस प्रकार। तो ये गदर पार्टी थी, और मुझे उम्मीद है कि गदर पार्टी आपको कैसे बनी ये समझ में आ गया होगा, इसका क्या उद्देश्य था ये समझ में आ गया होगा। आइए अब पढ़ते हैं गदर पार्टी का नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चलेगा, आपको पता ही है। तो इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि अमेरिका, ये दो गुटों में हुआ था, एक गुट का लीडर जर्मनी है, एक गुट का लीडर इंग्लैंड था। तो पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, बाद में यूएसए ने प्रथम विश्व युद्ध में यानी अमेरिका की प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से भाग ले लिया। किसकी ओर से? इंग्लैंड की ओर से भाग ले लिया। इंग्लैंड की ओर से भाग लिया, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैंने कनाडा का जिक्र किया था, अभी आप बहुत कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो संस्था है इसके ज़्यादातर जो एक्टिव लोग हैं अभी यूएसए में है, इसलिए हम यूएसए का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे कनाडा के लोगों का भी संपर्क है, क्योंकि कनाडा में भी बहुत सारे भारतीय रहते थे। कामागाटा मारू प्रकरण में अभी हम कनाडा की उस घटना का जिक्र करेंगे। अब होता ये है कि ये जो यूएसए है, यूएसए ने क्या किया, ये इंग्लैंड की तरफ से भाग ले लिया, और इसी वजह से यूएसए ने अमेरिका में, यानी अमेरिका ने अपने यहाँ गदर पार्टी पर लगा दिया प्रतिबंध। क्या लगा दिया? गदर पार्टी पर लगा दिया बैन। क्यों लगा दिया बैन? क्योंकि ये गदर पार्टी इंग्लैंड के विरुद्ध काम कर रही थी। मतलब ये भारतीय क्रांतिकारी लोगों की एक संस्था थी जो किसके विरोध में थी? इंग्लैंड के विरोध में थी, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका उनकी तरफ से शामिल हो गया तो सरकार ने इस पर बैन कर दिया। जब सरकार ने इसको बैन कर दिया तो जो गदर पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों में जाकर क्या करेंगे, हम अपने आंदोलन को चलाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत सारे नेता अलग अलग माध्यम से जो हैं दूसरे देशों में जाते हैं। इसका हम जिक्र करेंगे, और यहीं से हम जैसे भाई परमानंद का एक किस्सा देखते हैं। भाई परमानंद कहाँ जाते हैं? परमानंद ने, ठीक है, इसके बाद हम बरकतुल्ला की बात करेंगे या राजा महेंद्र प्रताप की बात करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप कहाँ जाते हैं, किस देश में जाकर बसते हैं? महेंद्र प्रताप, और उन्होंने क्या किया। इसके अलावा हम बात करेंगे करतार सिंह सरावा। करतार सिंह जो सरावा हैं, याद रखिएगा, करतार सिंह सरावा वो भारत की तरफ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारे लाला हरदयाल हैं, लाला हरदयाल जो हैं हमारे, अमेरिका को छोड़कर ये बस जाते हैं, जर्मनी में बस जाते हैं। तो ये जाते हैं जर्मनी में, ये जाते हैं सिंगापुर, हालांकि ये सिंगापुर से भारत जाना चाहते हैं लेकिन सिंगापुर में क्रांति करेंगे। ये जाते हैं हमारे अफगानिस्तान के काबुल में, ये काबुल में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे। इसके अलावा करतार सिंह सरावा ने एक प्लान बनाया कि वो भारत में जाकर
अंग्रेज़ों की हत्याएं करेंगे और इसी क्रम में उनको पकड़ लिया जाएगा और उनको फांसी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार हमको ये देखना है, 1 2 3 इनके कुछ किस्से हमको ऐड कर लेने हैं जिससे हम गदर पार्टी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या होता है, देखिए इसके आगे हम सबसे पहले हम बात करते हैं लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल कहाँ जाते हैं, ध्यान से सुनना। लाला हरदयाल जाकर बस गए जर्मनी में। अमेरिका से गए और कहाँ बस गए, जर्मनी में बस गए। और जर्मनी में इनकी मुलाकात होती है, वहाँ पहले से एक महिला हैं जो पहले से इनसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो वहाँ पर गए। उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के साथ मिलकर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के साथ मिलकर जर्मनी में एक पार्टी बनाई भारतीयों की जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो कभी पूछा जाए कि जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है लाला हरदयाल और मैडम भीकाजी कामा की स्थापना की। ठीक है, लीग की स्थापना की 1915 में, 1915 में। इससे पहले का किस्सा आपको पता ही होगा। मैडम भीकाजी कामा क्यों फेमस है, आप जानते होंगे कि जो मैडम भीकाजी कामा हैं बेसिकली ये पारसी महिला हैं, बम्बई में जन्मी थी और ये विदेश में जाकर बस गई थी। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा कौन है, याद रखिएगा, ये पारसी समुदाय की एक महिला थी जिनका जन्म बम्बई में हुआ था। भारतीय मूल की महिला है लेकिन बाद में जाकर विदेश में बस गई। इनका क्या है, पारसी महिला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम ये गदर पार्टी से जुड़ी थी, याद रखिए। सर्वप्रथम 1907 में जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है स्टुटगार्ड। जर्मनी के शहर, क्या नाम था उसका, स्टुटगार्ड। ये नाम पूछा जा सकता है एग्जाम। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ड में विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था। विदेशी धरती पर क्या लहराया, विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था। आज के बाद कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया, कब, 1907 में, किस स्थान पर, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। इसीलिए हम इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो याद रखिएगा ये गदर पार्टी से भी जुड़ी थी। और ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा को आप लोग जानते होंगे, इन्होंने लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा की भी सहयोगी थी जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और उनके साथ भी जुड़ी थी और जो क्रांतिकारी संगठन है। तो हम मैडम भीकाजी कामा का एक जो प्रश्न बनता है उसको डील कर लिया। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल। तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं कि गदर पार्टी के नेता जब अमेरिका में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, जिसमें हमने लाला हरदयाल को पढ़ लिया जो जर्मनी गए, जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। ये करेक्ट कर लेना, ये आई थिंक 1915 नहीं 1916 होगा, बाकी तो सब ठीक है, 1916। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम देखते हैं हम, यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप को ले लेते हैं। जो प्रश्न बनते हैं उनको देख रहे हैं हम। राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, ये कहाँ गए, कौन है राजा महेंद्र प्रताप, इनके बारे में सुन लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के हाथरस के पास एक रियासत थी, एक छोटी रियासत के शासक थे, छोटी रियासत के शासक थे जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। अब इनकी रियासत का नाम मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है, मैंने सा से नाम था, ठीक है।
फिर इन्होंने क्या किया, ये गदर पार्टी से जुड़े थे और ये जाकर काबुल में बस गए। कहाँ पर बस गए, इन्होंने पहले गदर पार्टी के प्रभावी नेता हैं और ये जाते हैं अफगानिस्तान के काबुल में, और काबुल में जाकर इन्होंने क्या किया 1915 में, 1 दिसंबर 1915 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 1915 को इन्होंने काबुल में, 1 दिसंबर 1915 को काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की, भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना, आज के बाद कभी भी पूछा जाए भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना कब और किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो कब की गई 1 दिसंबर 1915 को। कहाँ की गई, काबुल में। तो काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। और इस सरकार को दो देशों ने, जर्मनी व तुर्की ने, जर्मनी व तुर्की ने मान्यता भी दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे रहा था तुर्की, तो इन्होंने हमारे इस सरकार को मान्यता दे दी। इस सरकार के राष्ट्रपति या जो प्रमुख हैं वो बने, वो स्वयं बने, यानी राष्ट्रपति कौन बने, तो याद रखिए राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप। ये वाला क्वेश्चन आपने प्री या कहीं फैक्ट में देखा होगा, राजा महेंद्र प्रताप बने, राजा महेंद्र प्रताप बने। जबकि बाद में इस पार्टी से एक और शख्स जुड़े जो इसके प्रधानमंत्री थे, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इसके गृह सचिव हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर यही नाम पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता रहा हूँ। इसके प्रधानमंत्री हैं बरकत उल्ला, जो गदर पार्टी से जुड़े थे। और बरकत उल्ला याद रखिएगा, इनके नाम से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बरकतुल्ला भोपाल विश्वविद्यालय। तो बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। आगे बढ़ें साथियों। चलिए, करतार सिंह सरावा, करतार सिंह सरावा एक बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा पंजाबी क्रांतिकारियों में। करतार सिंह सरावा भारत आए और इनका भारत में आकर उद्देश्य था, ये 4 लोगों की टीम थी जो भारत आई, और भारत में इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी लोगों जो हमारे अंग्रेज अधिकारी उनकी हत्या करना। लेकिन भारत में इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई थी। गिरफ्तार कर इनको, एक गद्दार था जिसने इनके आने की सूचना दे दी। एक्चुअली में इन्होंने आने से पहले ये प्लान कर लिया था कि लाहौर में ये अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करेंगे, जिसकी सूचना मिल जाती है, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना जापान गए और वहाँ उन्होंने जो है चीन में भी अपने मैसेंजर भेजे। तो ऐसे आप याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना कहाँ गए, जापान गए। और एक लास्ट व्यक्ति हैं जिनका नाम हमको याद रखना है, भाई परमानंद। भाई परमानंद जो हैं वो भी जाते हैं कहाँ पर, तो भाई परमानंद भारत के लिए निकले, लेकिन इनका जो जहाज़ है वो सिंगापुर में रुकेगा। ये जिस जहाज़ से आ रहे थे वो तोसा मारू जहाज़ था, तोसा मारू नामक जहाज़ से जो हैं आए, और इनका जहाज़ याद रखिएगा जहाँ रुकेगा उस जहाज़ का नाम है सिंगापुर में, इसलिए सिंगापुर क्रांति को अभी हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ घटनाएं थी जिनको आपको गदर पार्टी से जुड़ी हैं। तो गदर पार्टी के जो नेता थे वो धीरे धीरे क्या हुए, ज़्यादातर को गिरफ्तार करके जो है जेलों में बंद कर दिया गया। ठीक है, जो कुछ नेता थे, कुछ नेता जो हैं वो एक तरीके से अलग अलग देशों में जो चले गए और वहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा दिया। लेकिन बाद में मोस्टली नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। चलिए, ये जिस जहाज़ से आए थे उसका नाम था, अगर आपको लिखना हो तो उस जहाज़ का नाम SS मौर्या था। SS मौर्या जहाज़ से आए थे।
ठीक है। और ये जिस जहाज़ से आए थे जापान, उसका नाम था नैमसंग, नैमसंग जहाज़। और अब हम चल रहे हैं परमानंद वाली घटना पर, जो बहुत चर्चित है। तो ये इस जहाज़ से आए थे, ठीक है, ये SS मौर्य जहाज़ से आए थे। और हमारे भाई परमानंद आए हैं तोसामारू नामक जहाज़ से। तो तोसामारू जहाज़ से एक घटना होने वाली है, जिसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तोसामारू प्रकरण। तोसामारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। क्या है ये तोसामारू प्रकरण? देखिए, तोसामारू प्रकरण को समझ लीजिए। इसे सिंगापुर क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या है? देखो, तोसामारू बेसिकली एक जहाज़ था। तोसामारू एक जहाज़ था जो, याद रखिएगा, इस जहाज़ में गदर पार्टी के सदस्य थे। कौन थे? गदर पार्टी के सदस्य थे जो भारत आ रहे थे, ठीक है, गदर पार्टी के सदस्य थे। लेकिन ये जहाज़ रुका सिंगापुर में। कहाँ रुका? सिंगापुर में रुका, स्टे करने के लिए। जब सिंगापुर में रुका तो कहते हैं जब ये सिंगापुर में रुका तो इसमें जो गदर पार्टी के एक सदस्य हैं जिनका नाम था भाई परमानंद, भाई परमानंद ने क्या किया? एक भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया। और इस भाषण को सुनकर कहते हैं जब ये वहाँ पे रुका था तो परमानंद के भाषण से प्रभावित होकर वहाँ पर दो अंग्रेज सैनिक थे जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे। एक का नाम था जमादार भिस्ती खां और एक का नाम था टुंडे खां। क्या किया? टुंडे खां ने क्या किया? इन दोनों ने, ये सिंगापुर लाइट इन्वेंट्री के सिपाही थे, सिंगापुर लाइट इन्वेंट्री के सिपाही थे। 5 लाइट इन्वेंट्री ऐसे करके कोई सेना थी। और इन लोगों ने क्या है? विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करके अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी और इस जहाज पे कब्जा कर लिया था। इस पूरे घटनाक्रम को, जो विद्रोह हुआ, इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? इस विद्रोह को सिंगापुर क्रांति या तोसामारू प्रकरण कहते हैं। बाद में इन विद्रोही सिपाहियों को पकड़कर जो है फांसी दे दी गई, तोप से उड़ा दिया गया था। जो टुंडे खां और भिस्ती खां हैं, इनको बांधकर तोप के मुंह से उड़ा दिया गया था कि इन्होंने ब्रिटिश सेना में विद्रोह किया था, यानी सेना में हुए इस विद्रोह को दबा दिया गया। इससे प्रश्न बनते हैं कि ये जो है वो कब घटा था? तो आपको बताना 1914 में। दूसरा आपको बताना है कि तोसामारू क्या है। तो तोसामारू, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना कि तोसामारू एक जापानी जहाज़ था। क्या था? ये शब्द जापानी भाषा के ही हैं, एक जापानी जहाज़ था। और याद रखिएगा किसके भाषण से? तो भाई परमानंद है। किसने विद्रोह किया है? जमादार भिस्ती खां और टुंडे खां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला तोसामारू प्रकरण भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे हम, इसी समय एक और प्रकरण होता है जिसका नाम भारतीय इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण है। कामागाटा मारू प्रकरण है और ये हुआ था 1914 में। तो आइए इसको भी आज अच्छे से समझ लेते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? पहला, कामागाटा मारू कई बार पूछा गया ये क्या था? तो कामागाटा मारू आपको बताना है। कामागाटा मारू भाषा से लग रहा है एक जापानी जहाज़ था। क्या था? एक जापानी जहाज़ था। ये जो जापानी जहाज़ था ना, इसकी खास बात क्या है कि इस जहाज़ को जर्मन शिपिंग एजेंट, एक जर्मनी के रहने वाले एक शिपिंग एजेंट थे, जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बूने, उनका नाम था मिस्टर बूने। मिस्टर बूने से एक सरदार है हमारे जिनका नाम था बाबा गुरदत्त सिंह। कुछ किताबों में, कुछ सोर्सेज में इनका नाम गुरदत्त और कुछ में इनका नाम गुरदीप है। तो आपको ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे।
गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। तो कभी ये पूछा जाए कि इस जहाज़ को किराए पर किसने लिया, तो आपको बताना है गुरदत्त सिंह या गुरदीप सिंह, जो भी ऑप्शन हो वो देख लेना। किससे किराए से लिया था, तो आपको याद रखना है मिस्टर बू ने, जो कि एक जर्मन शिपिंग एजेंट हैं इनसे किराए पे लिया। अब ये क्या होता है कि इस जहाज़ में, याद रखिएगा, जो जहाज़ किराए पे लिया है, इस जहाज़ में उन्होंने 376 यात्रियों को बिठाया। इन 376 यात्रियों में अधिकतर सिख थे, बाकी 25 मुसलमान थे, और इनको बिठाकर वो जाते हैं कनाडा की यात्रा पर निकल जाते हैं। कहाँ की यात्रा पर? कनाडा की यात्रा पर निकल गए कनाडा की यात्रा पर निकल गए। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने तो यात्रा की है, तो ये विवाद क्यों है? आइए हम इस विवाद को थोड़ा सा समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली चल क्या रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कनाडा सरकार का ये नियम था कि वो क्या करता था, बाहरी देशों से लोगों को बुलाते थे, खासकर भारत के लोगों के लिए था कि वो भारत में आकर बसें, तो उन्हें कनाडा सरकार सहयोग करती थी, जिससे कि कनाडा में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। बाहरी लोग आकर बसेंगे तो कनाडा का विकास होगा। अब कनाडा सरकार ने उस समय एक नियम बना रखा था, ध्यान से सुनना। कनाडा सरकार ने एक नियम बना रखा था कि जो सीधे भारत से आएगा उसका वेलकम, यानी आप सीधे भारत से आए हैं तो आपको कनाडा सरकार में प्रवेश, कनाडा देश में प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सीधे नहीं आए, अगर आप किसी दूसरे देश में रुक कर आए हैं, रुकते रुकते आए हैं, तो आपको कनाडा सरकार प्रवेश नहीं देगी। तो इस प्रकार का उनका नियम था। आओ चलते हैं, यहाँ पर घटनाक्रम को बहुत ध्यान से सुनना। कनाडा का नियम क्या है, पहले नियम को समझो। कनाडा का नियम है कि जो सीधे भारत से आएगा, जो कनाडा सीधे भारत से आएगा उसे प्रवेश दिया जाएगा, यानी उसे हम कनाडा में क्या देंगे, प्रवेश देंगे, उसे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कनाडा सरकार का नियम है। अब आगे देखो, उस ज़माने में जैसे मान के चलिए कनाडा है, ठीक है, उस ज़माने में कनाडा की यात्रा बिना रोक के, यानी किसी दूसरे देश के सहयोग से संभव नहीं थी। यानी जनरली ये होता था कि कनाडा पहुंचने के लिए जहाज़ों को रुक रुक के आना पड़ता था। तो यहाँ पर जो बाबा गुरदीप सिंह हैं, उन्होंने क्या किया, एक जहाज़ किराए पे लिया, ये जहाज़ मान लेते हैं, और इस जहाज़ में, इस जहाज़ का नाम है कामागाटामारू, कामागाटामारू। तो कामागाटामारू जो जहाज़ है, इस जहाज़ में 376 यात्री हैं और इसके मालिक हैं बाबा गुरदीप सिंह। ये जहाज़ ये जो हैं, अभी तो टाइम होगा, 10 मिनट लगेंगे। तो ये जो बाबा गुरदीप सिंह हैं, इन्होंने क्या किया, इन 376 यात्रियों को बिठाया और इस प्रकार ये सिंगापुर से निकलते हैं। कहाँ से जाते हैं? सिंगापुर से इस जहाज़ ने चलना शुरू किया और ये जहाज़ जाता है पहले संघाई, जो चीन का क्षेत्र है, संघाई से होते हुए जाता है, याद रखिएगा, याकाहोमा जापान, और वहाँ से होते हुए ये जहाज़ जाता है कहाँ पर, ये कनाडा के वैंकूवर कोस्ट पे पहुँचता है। ये रहा वैंकूवर तट, जो कि कनाडा में है। अब दिक्कत ये थी कि ये जहाज़ एक तो कहाँ से आ रहा था, सिंगापुर से, और इस तरीके से यात्रा करके आ रहा था। मतलब दिक्कत ये नहीं थी कि कनाडा आ रहा था, कनाडा आना चाहिए। अगर भारतीयों को कनाडा देश में रहना है, वहाँ का नागरिक बनना है, तो नियम क्या था कि जो सीधे आएगा उसे प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं? सिंगापुर से। तो इस वजह से क्या होता है कि कनाडा सरकार ने इनको प्रवेश नहीं दिया। कनाडा सरकार ने क्या किया कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया, कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल और होगा, नहीं दिया, प्रवेश नहीं दिया, आपके मन में एक सवाल और होगा, सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या इन लोगों को पता है फिर क्यों ये जा रहे हैं? हाँ, ये आपकी बात मैं माना कि आपको इस पे सवाल बनना है। देखो, ये हुआ ये था कि इस नियम के अलावा एक वहाँ पर घटना घटी थी। ये घटना क्या घटी थी कि कुछ लोग आज भी आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो गलत तरीके से दूसरे देशों में वीज़ा या गलत देशों में प्रवेश कर इधर उधर से जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 1-2 साल पहले ट्रंप की सरकार द्वारा अमेरिका से कुछ ऐसे भारतीयों को बुरी तरीके से अपमानित कर, बांध कर जो है भारत भेजा गया है। अब यहाँ पर नियम क्या है कि नियम ये कहता है कि जो सीधे भारत से आएगा उसका वेलकम। और उस ज़माने में इतनी लंबी दूरी सीधी हो नहीं सकती थी, तो क्या होता था कि कहीं कोई सिंगापुर, कहीं ऐसे रुक रुक के आता था। अब इसमें एक बात ये हुई कि कुछ लोग
अवैधानिक तरीके से या जो गैर कानूनी तरीके से जो है कनाडा पहुंच गए थे। और कनाडा का जो सुप्रीम कोर्ट है, अब इसको हम कहाँ लिखें, अपवाद बता देते हैं। अपवाद में क्या हुआ था कि इस नवंबर 1913 में कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया? उसने फैसला सुनाया कि उसने 35 भारतीयों को, कितने, 35 भारतीयों को प्रवेश दे दिया। कहां? जो गैर कानूनी तरीके से या दूसरे देशों के माध्यम से जो है भारत से आए थे। समझ में आया? नियम क्या है कि जो सीधे आएगा उसी को प्रवेश दिया जाएगा, नंबर 1। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ लोग जो कनाडा मतलब भारत से सीधे नहीं गए थे और उनको प्रवेश दे दिया गया था, और एक नियम एक तरीके से टिप्पणी कर दी थी कि हम लगभग 35 लोगों को ऐसे अनुमति दे सकते हैं जो इस तरीके से आएंगे। अब भारत के जो बाबा गुरदीप सिंह है वो इतने एक्साइटेड हो गए, जो सरदार हैं, पंजाबी हैं, कि उन्होंने अपने उसमें जहाज में 376 यात्रियों को भर लिया। और इन सब को लेकर जब ये पहुंचे तो कनाडा सरकार ने कहा नो मतलब नो। और यहीं से एक बहुत बड़ी जो है, अब बहुत सारे लोग 376 यात्रियों को लेकर ये जहाज कनाडा के वैंकूवर तट पे पड़ा है, लेकिन इसको अनुमति नहीं दी जा रही है। अब इसके समर्थन में याद दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस जहाज के समर्थन में गदर पार्टी के जो कुछ नेता जो वहां रह रहे थे, गदर पार्टी के नेताओं ने, याद रखिएगा, गदर पार्टी के नेताओं ने कमेटी बनाई थी। और ये बहुत फेमस है, इसे शोर कमेटी या तटीय कमेटी कहते हैं। शोर कमेटी का गठन किया। किस कमेटी का गठन किया? शोर कमेटी का गठन किया था। और बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया कि इन लोगों को प्रवेश दिया जाए, इन लोगों को जो है कनाडा में प्रवेश दिया जाए। इसमें 3 लोग हैं, रहीम हुसैन के नेतृत्व में ये बनी थी, और एक हैं सोहनलाल पाठक, और एक है बलवंत। तो ये याद रखिएगा किसके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी या कौन इस कमेटी में थे। तो रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक और बलवंत, इन लोगों के नेतृत्व में गदर पार्टी ने आंदोलन चलाया कि इन लोगों को जो है कनाडा में प्रवेश दिया जाए। लेकिन कनाडा सरकार ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी, और कनाडा सरकार ने आदेश दिया कि इस जहाज को वापस ले जाया जाए। जब ये जहाज सिंगापुर वापस लाया जा रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीच में ही शुरू हो गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो सिंगापुर में इसे नहीं रुकने दिया, उसे कहा गया कि भाई भारत ले जाओ। तो ये जो जहाज है वो पहुंचता है कलकत्ता के एक बंदरगाह जिसका नाम था कलकत्ता के बजबज बंदरगाह। कहाँ पहुंचा? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे ये जहाज फाइनली उतरता है, पहुंचता है। जब ये जहाज वहां पहुंचा तो वहां पर जो पुलिस और सेना थी, ब्रिटिश पुलिस, उन्होंने क्या किया, इस जहाज के सभी यात्रियों को पंजाब भरने के लिए, यानी पंजाब भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपको हम पंजाब भेजेंगे, क्योंकि हमें शक है कि आप जो है भारत विरोधी हो, क्योंकि आप बाहर से आए हो। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम भारतीय हैं और हम भारत में जो है जहां जाना चाहे वहां जाएंगे। तो इस बात से क्या हुआ, इन लोगों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। क्या हो गई? पुलिस से मुठभेड़ हो गई, पुलिस से बहस हो गई और पुलिस ने गोली चला दी। इस कांड में 18 लोग मारे गए। कितने लोग? 18 लोग जो हैं मारे गए। और इस पूरे घटनाक्रम का जो इल्जाम है बाबा गुरदीप सिंह पर डाल दिया गया। और बाबा गुरदीप सिंह, याद रखिएगा, बाबा गुरदीप सिंह को हो जाती आजीवन कारावास की सजा। कौन सी सजा होती है? आजीवन कारावास की सजा। ठीक है। इस पूरे प्रकरण को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। मैं इसके सवालों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला सवाल, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू क्या है? एक जापानी जहाज था। इसमें इंपॉर्टेंट है जापानी जहाज। दूसरी खास बात, इस जहाज को किसने किराए पे लिया था? बाबा गुरदीप या गुरदत्त सिंह ने। किससे? मिस्टर भूने से। यह जहाज कितने यात्रियों को? 376। कहाँ गया? कनाडा। इस जहाज को कनाडा सरकार ने प्रवेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि कनाडा का नियम था जो सीधे भारत से आएगा उसे ही प्रवेश दिया जाएगा। इस जहाज के यात्रियों के समर्थन में किस पार्टी के नेताओं ने शोर कमेटी का गठन किया? तो उनका याद नाम रखना है। गदर पार्टी के नेताओं ने शोर कमेटी बनाई जिसमें रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक और बलवंत का पूरा नाम क्या था? बलवंत सिंह है। क्या नाम है? बलवंत सिंह। मुझे उम्मीद है ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाद में जब ये जहाज लौटा और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आया तो पुलिस से मुठभेड़ में 18 लोग मारे गए। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। 2014 में इस घटना के, याद रखिए, पूरे 100 साल होने पे कनाडा सरकार ने इस पर माफ़ी मांगी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया।
तो ये है पूरे घटनाक्रम की कहानी, और ये था पूरा तोसा मारू प्रकरण, ये था गदर पार्टी आंदोलन, ये था कामागाटा मारू प्रकरण। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, देवियों सज्जनों, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराने का, और आप लोगों को यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्न बहुत आसानी से आप सॉल्व करवाएं। इन सब चीज़ों का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। अभी हम लोग 1914 में पहुँच गए, लेकिन गांधीवादी जो आंदोलन है उसमें थोड़ा समय भी लगता है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं। लेकिन अगर किसी बच्चे को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसका अभी प्रीलिम्स होने वाला है, तो वो अपना पढ़ता रहे, वो अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट है वो पढ़ता रहे। ये ना सोचे कि सर करवाएंगे हम तभी पढ़ेंगे। बाकी मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत आराम से इसे स्टार्ट किया था कि हम बहुत अच्छे से इसको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो ये बॉन्ड बनने वाला है, या मैं आपको जो समझने वाला हूँ या आप मुझे जो समझने वाले हैं, वो इसी सीरीज़ से समझने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो जान पहचान है वो बहुत अच्छी रहे, और इसीलिए मैं इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से चला रहा हूँ। और अब जो बाकी का बचा है उसे भी बहुत व्यवस्थित तरीके से ही करवाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। और देखिए, किसी भी शिक्षक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों का सपोर्ट। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो जब ये क्लास आप देखेंगे और इस क्लास को जब आपको ये पूरी मिलेगी, तो आप इस क्लास के बाद जो है जैसे ये क्लास एंड होगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। इस सीरीज़ से क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या आपको इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लगा रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सीरीज़ किस हद तक आपको लाभान्वित कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और देखिए, आगे भी आपको इसी तरीके की क्लासेस मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोगों की क्लासेस कैसी लग रही हैं। लास्ट चीज़ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी पीडीएफ के लिए यहाँ से, ये पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इसको इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्लास के बाद डेली मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्लास को मैं थोड़ा पहले कर रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।